नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जायसवाल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज एमपी टेट वर्ग 2 के लिए स्टार्ट की थी और आज हमारी 5th क्लास है। आइए मूव ऑन करते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर कि पहला क्वेश्चन क्या है। लेकिन हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले हम आपको क्वेश्चन दिए थे अपने फोर्थ, जब हमारी प्रीवियस क्लास थी, तो उसका जो ऑप्शन है आंसर है आपको, आइए डिस्कस करते हैं कि हाउ मनी पीरियड्स आर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें हमारे कितने पीरियड्स होते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों कि पीरियड्स जो होते हैं हमारे 5 6 7 इतने ही होते हैं स्कूल में, है ना। तो जो हमारी कम संख्या है तो उसको हम पीरियड्स बोलते हैं और जो हमारी ज़्यादा संख्या है उसको हम ग्रुप बोलेंगे। जैसे हम ग्रुप हमारे होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में, वो 18 ग्रुप होते हैं। तो हम पीरियड हमारी कितने होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? ऑप्शन नंबर ए है इसका होगा। आइए थोड़ा और इमेज के माध्यम से समझते हैं। आपको ये प्रॉपर चार्ट दिख रहा होगा जिसमें से आपको ये पीरियड वाला वर्टिकली कॉलम टाइप में दिख रहा होगा, जिसमें पहले नंबर में हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैसडियम, फ्रेंटियम, ये सब चीज़ें एलिमेंट्स दिए हैं। और जो हमारे ग्रुप में है कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब जो ग्रुप में है इसको हम बोलते हैं ग्रुप एलिमेंट। जो हमारे टोटल 18 होते हैं, तो जो 18 है, ज़्यादा क्लासेज है तो ग्रुप हो जाती है। और जो कम है, जो पीरियड कम होते हैं, तो हमारे स्कूल में भी जो पीरियड होते हैं कम होते हैं, तो उसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 7 जो हमारे हैं पीरियड है। तो आई होप कि आपको ये आंसर क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आज का टॉपिक है 5th क्लास का। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट अबेंडेंट इन द यूनिवर्स। हमारी जो यूनिवर्स है उसमें सबसे अधिक या फिर प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो सही ऑप्शन है हम डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में आप सभी को दिख रहा होगा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो हाइड्रोजन और हीलियम के माध्यम से बना है ना। हाइड्रोजन और हीलियम जब एक दूसरे में कंबाइन हुआ, बिग बैंग थ्योरी आप सुने होंगे जियोग्राफी में, उसी के माध्यम से कंबाइन होकर के एक दूसरे में रिएक्शन करके आज जो हमारा यूनिवर्स है, आज हम देख पा रहे हैं कि 9 प्लेनेट है, सोलर सिस्टम है ना, और अलग 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 यूनिवर्स है ना, गैलेक्सी है ना, ये सब चीजें हैं। तो जो हमारे यूनिवर्स है, सबसे अधिक मात्रा जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो है हाइड्रोजन है, सेकेंड नंबर पे है हीलियम है, चौथे नंबर में है ऑक्सीजन है, कार्बन है, नियोन है, आयरन, नाइट्रोजन और अदर एलिमेंट्स होते हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर है 1, कि हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं जो तत्व है यूनिवर्स पे। सही है दोस्तों। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्पाइट बीइंग अ नॉन मेटल हैज अ ग्लिटरिंग क्रिस्टलाइन अपीयरेंस। आपको मैंने डिस्कस किया था मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स में कि इसमें से कौन सा क्रिस्टलाइन है, कौन सा ब्रिटला है, कौन सा मेलीबल है, कौन सा सोनरस है। तो ये ऑप्शन है 4 कि कार्बन, सीलियम, नाइट्रोजन, आयोडीन। इस 4 में से कौन सा चमकदार अधातु होने के बाद भी वो चमकदार है और क्रिस्टलाइन है? तो आप सभी को पता होगा, कार्बन को हम ऐसे तो देखे नहीं थे, सीलियम भी हम नहीं सुने नाम, नाइट्रोजन भी एक गैस है। तो आयोडीन ही ऑप्शन नंबर डी बचता है जो इसका सही ऑप्शन है। आप देखेंगे कि आपसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो चमकते रहते हैं ना, धूप वूप पड़ती है या फिर कुछ भी पड़ता है। तो ऑप्शन इसका नंबर है डी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है और हम जल्दी ही टॉपिक वाइज सीरीज लाना शुरू मतलब लाने की सोच रहे हैं, जिसमें से आपको हम टॉपिक का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस भी कराएंगे, और हो सकेगा तो हम उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड करके लाएंगे आपके लिए। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, है ना। जो एल्यूमिनियम होता है, एलिमेंट है, मेटल है, तो इसकी जो वैलेंसी है कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। आपको अगर इसका सही आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं पता है उसके लिए हम आपको इसका एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 100 काफी ज्यादा एलिमेंट है, या फिर 295 या उससे ज्यादा भी एलिमेंट आ चुके हैं, है ना। तो उन एलिमेंट में से 20 ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि जो इसका जो आंसर सही
तो एल्युमिनियम जो होता है वो हमारा 13 नंबर का, मतलब 13 नंबर का एलिमेंट है, या फिर एटॉमिक नंबर 13 भी बोल सकते हैं। अरे दाऊसा, एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है। आप सभी को पता होगा इसकी वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, है ना। इसकी वैलेंस जो एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है। आप सभी को पता है क्या कि सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सभी जो एलिमेंट होते हैं उसके एक मतलब फिक्स नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और साथ ही साथ बोहर साहब जो थे उन्होंने एक ऑक्टेट का नियम दिया था कि 2, 8, 8, 18 और 32 इस फॉर्मेट में हमको अपने इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। मेनली तो 2, 8, 18 है। अगर इस फॉर्मेट में है तो वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं है तो अगर उसको चाहिए तो वो मेटल हो सकता है, अगर उसको दे रहा है तो वो नॉन मेटल हो सकता है, जो ले रहा है तो वो नॉन मेटल हो सकता है। अब आइए हम इसको समझते हैं। जो इसका एटॉमिक नंबर है वो है 13 है। तो 13 को हम कैसे ऑक्टेट फॉर्मेट में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे 2 हो गया, पहले में 8 आ गया, अब कितना बचा, 3 और बचा। तो इसको जो ऑक्टेट है इसका 3 है, या तो 3 दे दे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या तो 5 ऐड कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। लेकिन अब आप ऐसा सोचिए दोस्तों, आपके पास अगर पैसा ज़्यादा है तो आप तो दे सकते हैं, लेकिन आपके पास खुद ही पैसे कम है तो आप क्या देंगे, नहीं देंगे। आपको लगेगा कि हम मेरे को ही कोई दे दे। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यही जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। इसको इसकी वैलेंसी कितनी है, मतलब वैलेंसी मतलब ये होता है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। आप लोग को तो दिख रहा होगा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको वैलेंसी कंप्लीट करने की अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसकी जो वैलेंसी है ना, जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल हो जाएंगे। तो 2, 8 इसके जो ऑर्बिट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी ऑर्बिट होती है ना एल्युमिनियम की। जैसे एल्युमिनियम हो गया तो इसको एक ऑर्बिट, 2 हो गए, इसमें इसमें 8 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। शुरू फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही जो बैलेंस होता है, मतलब बैलेंस ही कंप्लीट करनी पड़ती है अपनी ऑर्बिट की। तो पहले में 2 आ गया, दूसरे में 8 आ गया, अब तीसरे में 8 तो आना चाहिए, लेकिन इसमें हमको प्रॉपर इलेक्ट्रॉन है नहीं, हमारे पास 3 ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसी का ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहला जाता है। और जो बैलेंसी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी। और हम समझते हैं कि जैसे अब इसमें ये 3 एक्स्ट्रा है तो इसमें प्लस लगा है। अब मान लीजिए कोई कोई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमको क्या ऐसे कह सकते हैं कि हमको उनसे देना पड़ता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो जैसे नाइट्रोजन को अगर हम ले लेंगे, जैसे उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नाइट्रोजन जो होता है उसकी जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है। तो 2 और 8 चाहिए, लेकिन 8 तो इसमें होगा नहीं क्योंकि 7 तो टोटल ही है। तो 2 और 5 हो जाएगा, 5। तो इसका तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं होगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने पास, है ना। 3 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आएंगे तब इसका पूरा ऑक्टेट 8 नंबर का कंप्लीट हो पाएगा, है ना। तो अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके पास 3 रुपए उधार हो गए ना। तो इसीलिए इसको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रहते हैं। मतलब अगर जो दे रहा है, देने वाला एक्स्ट्रा उसके पास, तो वो पॉजिटिव हो जाता है या फिर मेटल हो जाता है, अगर ऐसे समझ सकते हैं आसान भाषा में। और जिसके पास नहीं है, जो ले रहा है ना, जिसके पास उधारी आ रही है, तो उसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे और उसको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में मानेंगे। और दोस्तों हम उनकी बात करते हैं जो अपना ऑक्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। हम जैसे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है। तो इसका जो मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्टेट जो कंप्लीट करने वाला होता है, मतलब जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसका पूरा प्रॉपर रहेगा 2, 6, है ना। तो ये हो जाएगा। इसमें हमको 2 और इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसमें हमको चाहिए ना 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कम है, अगर इसको हम देंगे तो इसके पास ऋण हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये भी क्या कहलाया जाएगा, ये
नॉन मेटल कहा जाएगा। और जो होते हैं हाइलोजन, आप सुने होंगे, हाइलोजन जो सुने होंगे, तो जो नियोन होते हैं, नियोन से आप कंसीडर कर सकते हैं। नियोन की जो एटॉमिक नंबर होता है 10 होता है। अब इसमें इसका जो अगर ऑर्बिट में रखेंगे तो पहले ऑर्बिट में 2 होंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले ऑर्बिट में 2, आपको मैं लाल से इसको मेंशन कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तो जो अंदर ऑर्बिट में है 2 और बाहर ऑर्बिट में है, तो ये नियॉन का जो ऑक्टेट है ये प्रॉपर कंप्लीट हो गया। और जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ये न्यूट्रल गैस के, आइडियल गैस के रूप में आने जाते हैं, है ना। आपको पीरियोडिक टेबल में 18th एलिमेंट में नियॉन पाया जाएगा, तो उसको हम लोग आइडियल गैस के रूप में माने जाते हैं। फिर अगर 17 में है तो हाइलोजन के रूप में माने जाते हैं। नॉन मेटल मेटल की अलग कैटेगरी होती है। तो ऐसे ही सब डिस्कस है। और अगर इसमें प्लस पाया जाता है तो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव पाया जाता है तो नेगेटिव आयन। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है, नेगेटिव माइनस की मात्रा है, तो पॉजिटिव ज़्यादा है तो कैटायन कहलाया जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मात्रा कम है तो इसको हम नेगेटिव कहा जाएगा या फिर एनायन कहा जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर 3 है। 3 क्यों है, समझ गया ना। क्योंकि एल्युमिनियम की जो वैकेंसी होती है, एटॉमिक नंबर होता है वो है 13। और 13 को अगर हम ऑक्टेट में कंप्लीट करेंगे तो 2 8 और 3, ये 3 एक्स्ट्रा है, इसके पास ज़्यादा है। तो अगर ये देगा तो वैलेंसी जो इसकी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर यही ले रहा होता तो भी इसमें वैलेंसी, जैसे हमने ऑक्सीजन में देखा तो 2 8 है ना, मतलब टोटल 8th नंबर में आता है एटॉमिक नंबर। 2 6, इसको 2 और चाहिए तो ये नॉन मेटल कहला जाएगा। जो ले रहा है, जिसके पास उधारी है, नॉन मेटल, जिसके पास पैसा बहुत है, प्लस है, उसको मेटल की कैटेगरी में डालेंगे। और जो कि मतलब ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइलोजन, जैसे नियोन को हम डिस्कस किए थे। और अगर कैटायन है, कैटायन को कैसे समझेंगे अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। इसका सही ऑप्शन आप देख सकते। ये मैं आपके पास टेबल रखा हूँ दोस्तों, जिसमें से 20 एलिमेंट को मैंने टारगेट किया था, जिसमें वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये आप सब देख लीजिएगा, आप इसको रट सकते हैं। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायन। अब हमने अभी डिस्कस किया था कि कैटायन जो होते हैं उसको कैसे हमने डिस्कस किया है। कैटायन, इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना। तो आप सही ऑप्शन से इसको बताइए। अब देखिए, जैसे आप सभी को पता होगा कि जो कैटायन है, तो हम कैटायन को कैसे देखे थे, कैटायन मतलब पॉजिटिव चीजें, है ना। पॉजिटिव चीजें कैसे कि अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन हमको नेगेटिव सेंस देता है, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा रहेगी तो नेगेटिव एनायन। अगर इलेक्ट्रॉन मात्रा कम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि पॉजिटिव आयन। अब जैसे इसमें क्लोरीन है, नाइट्रेट आयन है, पोटेशियम आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है, लेकिन जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए, आप जैसे आप सभी को पता होगा कि जो पोटेशियम है, ये जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न, ये कितने नंबर में आता है ना, किस नंबर पे आता है, ये आता है 19th नंबर पे। अभी हम डिस्कस किए थे कि ये 19th नंबर का पीरियोडिक टेबल है, कि जो पोटेशियम को हम लोग के से डिनोट करते हैं। जो के का एटॉमिक नंबर है वो 19 है, तो इसका जो 19 है तो इसको जो ऑक्टेट होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको कैसे करेंगे, 2 8 है, 8 हो गया। अब बचे कितने, 9। तो दूसरे जो ऑक्टेट होता है उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और बचे कितने, एक और एक्स्ट्रा। तो जो ये एक्स्ट्रा है तो ना, तो इसके पास ज़्यादा है, तो ये जो क्या बोलते हैं पोटेशियम जो है ये पॉजिटिव आयन है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा है इसके पास। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर जिसके पास एक्स्ट्रा है, दे सकता है, तो उसको हम लोग मेटल की कैटेगरी में, जो जिसके पास उधार है, ले रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव की कैटेगरी में। तो ये दे रहा है, इसके पास एक्स्ट्रा लोन वैलेंसी है, तो 1 है जो है, तो इसके पास एक्स्ट्रा है, तो इसको हम पॉजिटिव पोटेशियम या फिर कैटायन के कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। अगर क्लोराइड नाइट्राइड आयन के लिए करेंगे, इसके लिए कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। नाइट्रेट का नाइट्रोजन उसका 7 है, उससे भी नहीं होगा सही आंसर, इसलिए क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड पाए जाते हैं। नेगेटिव मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लेते हैं, है ना। क्लोरीन में भी लेगा, क्योंकि इसमें भी जैसे क्लोरीन जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है 17 होता है, तो 17 में 2 8 और 7, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसको उधार चाहिए, तो ये नेगेटिव सेंस में जाएगा।
नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। इसलिए हमको कैटायन चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, है ना, मेटल वाले चाहिए। तो इसे मेटल वाला एक ही इसमें से दिख रहा है, पोटेशियम। इसका सही ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसे ही मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये क्लोरीन है ना, KCl जो बनता है नमक, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा रहता है क्लोरीन के साथ मिल जाता है तो KCl बन जाता है। ये आपको दिख रहा होगा कैटायन जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है कम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसमें हम लोग, है ना, तो इसको हम लोग बोल दिए थे कि कैटायन है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है। अब एनायन जो होता है, इसमें पोस्ट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कम है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, तो एनायन कहला जाता है। ये ऐसे। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायन। अभी हमने डिस्कस किया था एनायन किसको कहते हैं। एनायन उसको कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा हो और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मात्रा कम हो। तो एनायन इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, आप ऑप्शन में क्लिक करके बताइए, सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन। आयोडीन हमको डिस्कस किए थे ना कि नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है ना, नॉन मेटल होता है और लस्ट्रस होता है और चमकीला होता है, ब्रिटल इन नेचर होता है ना, क्रिस्टलाइन होता है, चमकदार होता है। आयोडीन ये नॉन मेटल होता है। हम नॉन मेटल एनायन जो होता है ये भी नेगेटिव सेंसी देता है। लेकिन अगर आप जैसे देखेंगे कि लीड हो गया पीबी, इसमें भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दो होते हैं। जिंक हो गया, इसमें भी पॉजिटिव के दो है, ये दे सकता है। और जो अमोनियम होता है NH4 जिसको बोलते हैं, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसको हम लोग पॉजिटिव क्या बोलते हैं, पॉजिटिव या फिर मेटल की कैटेगरी में रखते हैं, इसलिए ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड, क्लोरीन, पोटेशियम, ये सब चीजें ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फार्मर द पेड अ प्री अनाउंस प्राइस बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर क्रॉप्स, इट इज कॉल्ड, है ना, किसानों को उनकी फसलों के लिए सरकार द्वारा पूर्व घोषित मूल्य का भुगतान किया जाता है, यह क्या कहलाता है। आप सभी बताइए। आप सभी चर्चित होंगे जब ये फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, तभी सब चीजें आई थी। तो ऑप्शन इसका है इन्वेस्टेड प्राइस, इशू प्राइस, मार्केट प्राइस या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना दोस्तों। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। आप सभी को पता होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये ऐसा मूल्य है जो कि फार्मर्स को, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको उचित मूल्य में पहले से ही प्री मतलब डिसाइडेड रहता है कि इतने में हम आपका लेंगे गल्ला मंडी में, या फिर आपको इतने में बेचेंगे, आप हमको बेच सकते हैं। जिससे किसानों को लॉस नहीं होता है और किसानों को उचित दाम में उनकी फसल का कीमत मिल जाती है। आप सभी देखते होंगे कि फार्मर के पास कोई भी अनाज आता है, फिर वो सेंटर के पास जाता है ना, FCI जो कंट्रोल करती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट में के द्वारा आता है, फिर जो फेयर प्राइसेस शॉप होते हैं जैसे राशन कार्ड, वहाँ पर जाके उनको स्टोर किया जाता है, फिर वहाँ पर देते हैं। और फिर बेनिफिशियरी जो रहते हैं, जो गरीबी रेखा के जो कार्ड जो होल्डर रहते हैं, उनको ये फिर सब चीज़ें प्रोवाइड मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, राशन कार्ड के द्वारा। फिर आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि हु इशू न्यूट्रिशन फैक्ट्स लेबल ऑन पैकेज्ड फूड इन इंडिया। भारत में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पे पोषण तथ्य लेवल कौन जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी है फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। एंड ऑप्शन नंबर डी है फूड मैन्युफैक्चरर। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, आप दोस्तों सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। आइए हम डिस्कस करते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी कैसे है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में जो हमारे मुंडे साहब हैं, जो महाराष्ट्र के होनार या फिर एकदम करप्टलेस ऑफिसर जो हैं हमारे, उन्होंने काफ़ी जगह, काफ़ी रेस्टोरेंट में, काफ़ी ज़्यादा मॉलों में, या फिर ब्लिंकिट, उबर, ब्लिंकिट, जियो मार्ट, सभी जगह इन्होंने रेड डाली और इन्होंने लाइसेंस कैंसिल किया। क्यों किया? क्योंकि जो यहाँ के जो प्रोडक्ट है या फिर यहाँ के जो हम चीज़ें हैं, सामान हैं, ये एक्सपायर्ड है कोई कोई, या फिर हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से रखा नहीं है चीज़ें, है ना, कहीं कॉकरोच पाए जा रहे हैं, कहीं
फंगस लीक पाया जा रहा है या फिर पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है तरीके से। तो जो ये फूड स्टोर सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होती है, ये सब इनका काम है। बट ये भी किसी से काम करवाएंगे। तो हमारे जो अभी आप सबसे सबसे ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे कि मुंडे साहब के बारे में, तो यही चीज़ें हैं। तो जो FSSAI जो होता है, ये हमारे जो फूड्स होते हैं, पैकेट फूड, इसके क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए एक सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेट बनाता है, मतलब नियम बनाता है कि ये आप चीज़ें रखेंगे। वो अलग बात है कि हम सब नहीं देखते हैं कि इसके अंदर एक्सपायरी डेट है कि नहीं है, हम कुछ भी खा लेते हैं। हम होटलों में जाते हैं तो नहीं पूछते हैं कि कैसे बना है, या फिर हम ठेला टपरी में जाते हैं तो अनहाइजीनिक तरीके से फुल्की खा लेते हैं, हाथों को ऐसे ही कर लेते हैं, हम उससे डिस्कस भी नहीं करते कि आप भैया आप ग्लव्स पहनिए या फिर अलग चीज है। हालांकि कहीं कहीं जगह होता है, बट सब जगह नहीं होता है। हम ओवरऑल एवरेज लेके चलते हैं कि ये ज्यादातर नहीं होता है ना। हमारे जो फूड स्टैंडर्ड 30 नकली पनीर होता है, नकली दूध होता है, हर चीज नकली आती है। तो इसीलिए जो FSSAI जो होता है, यही सब कंट्रोल करता है कि हमारी जो खान पान की चीजें हैं वो अच्छी तरीके से बिना मिलावटी के द्वारा मिले जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइए डिस्कस करते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड। इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो कि फूड में नहीं पाया जाता है? क्या प्रोटीन नहीं पाया जाता है, फाइबर नहीं पाया जाता है, विटामिन नहीं पाया जाता है, लाइपेज नहीं पाया जाता है? सही ऑप्शन इसमें से कौन सा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो सही ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। या डी क्यों है? क्योंकि फाइबर भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये डी क्यों सही है? आपको मैं बताया था शुरू से ही कि इसमें जो नेगेटिव वर्ड है इसको हमको अंडरलाइन करना है। और जो आधा तो ये यही प्रोसेस है। अब इसमें पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द फूड, ये पूछ रहा है नॉट, कौन सा नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज जो होता है ये फैटी एसिड में पाया जाता है, फैट्स में पाया जाता है। जब डाइजेस्ट होता है तो लाइपेज एंजाइम करके एक हार्मोन रिलीज करता है। तो ये हार्मोन्स है लाइपेज, ना कि कोई ये न्यूट्रिएंट्स है। तो सही ऑप्शन आप सभी जानते होंगे, है ना। तो ये जब हम खाना खाते हैं पेट में जाता है, तो फैट जो होता है उसको पाचन करने की लाइपेज एंजाइम रिलीज करता है हमारा बॉडी, बाइल जूस के द्वारा गल ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं ग्लिसरॉल, है ना, फैट मोल को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेरियन फूड। इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा वेजिटेरियन फूड नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सोया मिल्क, सीड्स, है ना, वाजवान और टोफू। अब चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन तो ऐसे दिख रहे हैं कि हम जानते हैं, है ना। सोया मिल्क समझते होंगे आप, जो सोयाबीन होती है उससे जो हम मिल्क निकालते हैं, घर पे भी निकालते हैं लोग, मिलता भी बाजार में। सीड जो होता है बीज, अब चना ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, ये सब सीड्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? वेजिटेरियन फूड होते हैं। टोफू, टोफू भी एक तरह का वो होता है, सोयाबीन से ही बना चीजें होती हैं। लेकिन वॉज वन ये नाम सुना भी नहीं लग रहा, पता भी नहीं है। तो हमको ऑप्शन नंबर सी ही करना है। जो हम एलिमिनेट मेथड देखना है कि हमको पेपर में कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, तो तीन ऑप्शन तो ऐसे लग रहे हैं कि वेजिटेरियन ही है, हमारे आम जिंदगी से है, रोजमर्रा की जिंदगी से है। तो जो ऑप्शन सी है ये हमारे हमको पता भी नहीं है, हमको पता भी नहीं करना क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा कि इसमें से कौन सा वेजिटेरियन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसमें ज्यादा डिस्कस करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इनमें से खाद्य संरक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब इसमें हम आपको अंडरलाइन करवाना चाहूंगा कि इसमें से खाद्य संरक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है ना। कि टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, टू किल द पैथोजन, टू मिनिमाइज द फूड स्पॉइलेज एंड फूड पॉइजनिंग, या फिर टू इम्प्रूवमेंट द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। सही ऑप्शन क्या है इसमें से? आप सभी बताइए कि सही ऑप्शन इसका आंसर नंबर क्या है ना। आपके चार ऑप्शन पे है, सही ऑप्शन इसका बताइए क्या है, इसका सही ऑप्शन आंसर नंबर क्या है, सही आंसर क्या है इसका। दोस्तों पानी पिए लीजिए, आप सभी लोग तो टेबल में रखकर पी सकते हैं। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, जो जब हम फूड को जब हम फ्रिज में रखते हैं या फिर कहीं स्टोर करते हैं, क्या उसमें जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ जाता है क्या, न्यूट्रिएंट्स, है ना। अब देखिए आप केमिस्ट्री में देखेंगे कि हर चीज पतन की ओर जाती है, कोई भी चीज हो।
आप अगर आज सल्ट लेंगे या फिर आज कुछ खाना लेंगे तो खाना जल्दी डिकम्पोज होता है सल्ट के मुकाबले, है ना। हर चीज पतन की हो जा रही है, जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, है ना, हर चीज पतन की हो जा रही है। तो ऐसे ही होता है फूड होता है। तो क्या फूड जो होता है जब हम स्टोर करते हैं इसको, तो क्या इसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा देता है? नहीं बढ़ाता, गलत है। क्योंकि ये प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उसमें ना पड़े, इसलिए हम रखते हैं फ्रिज में। पैथोजन को किल करता है, जो उसमें बैक्टीरिया वैक्टीरिया पड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक वहाँ किल होते रहते हैं। और स्पॉइल होने से बचा, लीकेज होने से बचाता है, और क्या कहते हैं, पॉइजनिंग होने से बचाता है खाने को, है ना। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि नहीं है ऑब्जेक्टिव फूड प्रिजर्वेशन का। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है ना। आप सभी को पता होगा कि जो सेल हमारा टॉपिक है पहला ही बायोलॉजी का, उसमें जब हम पढ़ते हैं कि सेल क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, दो टाइप की होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो होती है ह्यूमंस एंड एनिमल्स में पाई जाती है, और प्लांट्स में भी पाई जाती है। और जो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर वो एनिमल्स होते हैं जिसमें मल्टीपल सेल पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर वो होते हैं जो सिंगल सेल पाए जाते हैं। सिंगल सेल का एग्जांपल क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, है ना, या फिर बैक्टीरिया बोल सकते हैं आसान शब्दों में। और मल्टी सेलुलर जो होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, हमारे शरीर में दो तरीके से सेल पाए जाते हैं, सिंगल सेलुलर भी पाए जाते हैं, मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं। सिंगल सेलुलर के अंदर आते हैं हमारे स्पर्म सेल आते हैं, क्योंकि वो सिंगल सेल से बने होते हैं। फीमेल जो होते हैं, फीमेल में जो एग पाए जाते हैं वो सिंगल सेल से बने होते हैं। और जो बाकी हमारे नोज हो गए, ईयर्स हो गए, गाल्स हो गए और हार्ट हो गए, सभी सेल जो है मल्टी सेल से बने होते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो उस सेल के अंदर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो लिक्विड होता है ना, प्रोटोप्लाज्म होते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आता है। और फिर जो राइबोसोम होता है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को मतलब बनाता है ना। तो राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, आइए हम डिस्कस करते हैं। हमारा स्क्रीन लाया है, आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपका ये न्यूक्लियस हो गया पूरा, ये हमारा पूरा न्यूक्लियस हो गया। क्योंकि आपका जो, ये जैसे आप हो गए, सॉरी मैं हो गया, चलिए आप बुरा मान जाएंगे कि मेरे को ऐसा बता दिए, है ना। इसका कोई अगर कोई टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, मान लीजिए हार्ट है, ये हार्ट बना दे ना। आप बताइए सब ऐसे ही हार्ट होता है क्या? हार्ट हो तो हार्ट भी किसी टिश्यू से बना होगा। ये टिश्यू है मान लीजिए, ये है। और टिश्यू भी बहुत सारे सेल से बने होंगे, जब हम डिस्कस किए थे सेल, टिश्यू, ऑर्गन ये सब बनाते हैं। तो ये सेल हो गया, है ना, ये सिंगल सेल, बहुत सारे सेल में। तो अगर ये सिंगल सेल को लेते हैं तो सिंगल सेल हमारा ऐसा दिखता है। तो इसमें कई सारी चीजें पाई जाती हैं। बीच में जो ये हमारा ये ब्लू वाला पार्ट है, ये है हमारा साइटोप्लाज्म, ये पूरा लिक्विड है। ये हमारा सेल हो जाता है, जिसमें से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इससे सराउंडेड रहता है। इसके अंदर हमारा डीएनए क्रोमेटिन पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है जो लिक्विड होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म एक ही चीज है। जो साइटोप्लाज्म होता है उस सेल के अंदर पाया जाता है जो लिक्विड वो पाया जाता है, और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड पाया जाता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये दोनों प्रोटोप्लाज्म के अंदर आता है। और गोल्जी अपर्चस देख लीजिए, राइबोसोम, ये छोटे छोटे जो चुन्नू चुन्नू से देख रहे होंगे आप लोगों को, ये सब क्या है, राइबोसोम है। हाँ, तो राइबोसोम को जो वर्क होता है वो क्या होता है, इनका आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज अमिल प्लाडे ने किया था 1955 में। खोजा किसने था? और इसको जो नाम दिया था रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने 1958 में। और इसका जो फंक्शन होता है, ये सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड, है ना, प्रोटीन को तोड़ने बनाने का काम करता है। इसके दो टाइप को होते हैं, 70s रोमोसोम, 80s रोमोसोम। एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, है ना। जो 70 राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट में पाया जाता है, और जो 80s राइबोसोम होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल वो ऐसे सेल होते हैं जो लार्ज सेल होते हैं, जिसमें हम हमारे जो सेल होते हैं यूकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट भी होते हैं, जिसकी जो साइज होती है स्मॉलेस्ट 70 होती है ना दोस्तों, ऐसे ही। तो इसका मेन यही आपको याद रखना, जॉर्ज एमिल पेलेडे के द्वारा खोजा गया था 1955 में। कहाँ पाया जाता है? सेल के अंदर पाया जाता है। अलग अलग हम डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाएंगे, उसमें हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे। पहले हम पढ़ा दूंगा थोड़ा से, और उसमें आपको भागने की जरूरत नहीं है। उसमें प्रॉपर घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे की क्लासेस रहेंगी, उसमें एमसीक्यू भी रहेगा और क्लासेस भी प्रॉपर रहेंगी, तो आपको उसमें जुड़ना मत भूलिएगा। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। आरबीसी की लाइफ साइकिल कितने दिन होती है। हम जैसे अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि आरबीसी जो होती है हमारी, डब्ल्यूबीसी होती है, वो अमूमन एक 12 या 13 से 20 दिन तक रहती है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी में रहती है 2 से 3 दिन तक जिंदा रहती है। लेकिन जो हमारी आरबीसी है ये काफी दिनों तक जिंदा रहती है, मतलब 3 से 4 महीना हमारे एटलीस्ट चलती है। 3 से 4 महीने बाद आप सभी देखे होंगे कि जो ब्लड बैंक वाले होते हैं बताते हैं कि आप खून दान कर सकते हैं, खून बनता रहता है और ये समाप्त नहीं होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर इसका ये है, ऑप्शन नंबर सी है, 120 दिन। आइए डिस्कस करते हैं कि ये बनता कहाँ है। आप सभी को दिख रहा है कि जो बोन मैरो होता है हमारा, होता अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो वहाँ ये फॉर्मेशन होता है, होम्योसाइटोब्लास्टिसिस, है ना। आरबीसी डब्ल्यूबी सब यही बनता है। और फिर अगर इसका डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन में हो जाता है, या फिर बोन मैरो में ही जाके स्प्लीन हो जाता है। इसका जो पूरा लाइफ साइकिल रहता है वो 120 दिन का रहता है, 3 से 4 महीने तक रहता है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा प्रेजेंटेशन आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, और जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ। जो हम नेक्स्ट डे से जल्दी ला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज टॉपिक वाइज। आपको जैसे आप सभी को पता होगा कि एसबी ने पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसी के चलते हम लोगों ने शुरू सोचा है कि हम लोगों ने टॉपिक वाइज अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे आपका टॉपिक आप पढ़िए कहीं भी, लेकिन प्रैक्टिस करने यहाँ आना है। ठीक है दोस्तों, आपको बायोलॉजी पूरा साइंस का सिलेबस आपको मैं यहाँ कवर करवाऊंगा। तो आइए मूव ऑन करते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द एवेपोरेशन ऑफ वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पानी के वाष्पीकरण को बढ़ाएगी, है ना। क्या बोलते हैं कि जो वाष्पीकरण है, जो जैसे पानी होता है, पानी जब धूप पड़ता है उसमें तो गैस के फॉर्म में वो हो जाता है, मतलब उड़ जाता है, कभी पानी सूख जाता है। तो जो सूखने का पानी है तो उसको क्या बोलते हैं, एवोपरेशन बोलते हैं। तो कौन सा फैक्टर है इसमें, है ना, विच कंडीशन है, इसमें कौन सा कंडीशन है कि टेम्परेचर को हम अगर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर को कम करते हैं, सरफेस को बढ़ा देते हैं, या फिर हम हवा को झोंक देते हैं, तब ये जो एवेपोरेशन जो है प्रोसेस ये हो जाती है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, सही बताइए। इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है ए। चलो भाई, ऑप्शन नंबर है ए। क्यों है, अब देखिए, आप सभी को पता होगा कि ये समुद्र है हमारा, हम सबका, हमारा नहीं है, हम सबका है। तो उसमें जब सनलाइट पड़ती है तो जो अपर लेयर होती है, क्योंकि पूरा समुद्र तो गर्म हो नहीं सकता, बहुत पानी है, बहुत ज्यादा। तो जो अपर लेयर होती है इसका, ये गर्म होकर के एवेपोरेट होने लगती है। ये देखिए धीरे धीरे जाने लगी है मॉलिक्यूल्स वाटर के, और यहाँ क्लाउड के फॉर्म में स्टोर होने लगता है। और जब बारिश की जरूरत पड़ती है तो हम लोग जब इंद्र देवता से बोलते हैं कि भाई बारिश करवाओ, तो बारिश करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होती है एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, फिर एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन। ये जो प्रोसेस रहती है, पानी का भाप में बनना, भाप का फिर कंडेंस होना, कंडेंस का फिर प्रेसिपिटेट हो जाना, मतलब बारिश के रूप में वो हो जाना। तो ये ऐसे प्रोसेस चलती रहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब टेम्परेचर से देखिए हो रहा है ना, लो टेम्परेचर में कम, हाई टेम्परेचर सरफेस एरिया से ये हो जाएगा, लेकिन इनसे सब चीज़ों से नहीं होगा। ये सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हाई टेम्परेचर। इसका नाम ऑप्शन नंबर है हाई टेम्परेचर। ठीक है, टिक लगा दूं, नहीं तो आप बोलेंगे कि टिक नहीं लगाता है, इतना होशियार। ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, कैसा लग रहा है ये बताइए आप लोग। आते हैं, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13th नंबर क्वेश्चन। ड्यू टू विच फिनोमिना द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पोट बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों के समय पे जो हमारा मटका होता है वो ठंडा क्यों रहता है। डिफ्यूजन के कारण, प्रसार के कारण, ऑस्मोसिस के कारण, ट्रांसपीरेशन के कारण, स्वेद के कारण, या फिर एवेपोरेशन के कारण, या फिर वाष्पीकरण के कारण। सही ऑप्शन क्या है, कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए। आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा ये मटका है, मटका दिख रहा है, ऐसे दिख रहा होगा, मटका है। मटके में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं पोर, छिद्र बोलते हैं। इससे जो है थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहता है, और ये एवेपोरेट होता रहता है। जो गर्म पानी है थोड़ा थोड़ा ऐसे एवेपोरेट होता है। जब ये एवेपोरेट हो जाता है तो गर्म पानी निकल जाता है, तो इसमें क्या बचेगा, कूल पानी बचेगा, है ना। जिसके कारण गर्मी होने के कारण अंदर का पानी
ठंडा रहा आता है। तो इसको बोलते हैं एवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा हमारा जो है पानी मटके में गर्मियों के समय में ठंडा रहता है, रहा आता है, क्या बोलता रहता हूँ, रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी होगा। थोड़ा क्या है ना कि हमारा गांव में भी रहना हुआ है, शहर में भी रहना, तो दोनों मिक्स करके पता नहीं कैसा लैंग्वेज बना दिया है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्था नहीं है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी। हमने बहुत इसमें डिस्कस किया है दोस्तों कि कौन सा मैटर है, कौन सा मैटर नहीं है, कैसा मैटर होता है, सॉलिड कैसा होता है, लिक्विड कैसा होता है, स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीसी, ये सब क्या चीज होते हैं। तो क्या आप एनर्जी नाम का वो सुने हैं क्या कि ये प्रॉपर्टी होती है मैटर की। कभी भी एनर्जी, वो अलग चीज है, इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डिंग करवाना, ठंडा इतना कर देना कि बीसी अलग है ना, वो अलग चीज है। लेकिन कभी आप ऊर्जा नाम से सुने हैं कि ये प्रॉपर्टी है मैटर की, नहीं ना। तो बस यही करना है, एलिमिनेशन मेथड, कि जो नहीं दिख रहा है इसमें कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तो होता है, जो नहीं होता है तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर पूछ रहा था। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट। अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना ये, मतलब आपके रोजमर्रा की जिंदगी से क्वेश्चन है कि टिंडल इफेक्ट इनमें से कौन सा क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है। अच्छा ये है। तो मैं पढ़ता हूँ ऑप्शन की, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड। कोलाइड में कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड। कोलाइड में कणों द्वारा प्रकाश की अवशोषण। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड। कोलाइड में कणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड। कोलाइड में कणों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। तो आइए हम डिस्कस करते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। आप कभी ऐसा देखोगे कि आपका कच्चा घर है, जैसे मेरे यहाँ पहले कच्चा घर था, वहाँ हम लोग जाते थे गाँव में छुट्टियों के समय में। तो वहाँ जब गर्मियों में जाते थे तो छानी थी, छानी से जब छोटे छोटे छेंदे थे उसमें, जब दोपहर में टॉप में जब 12 बज जाए, अच्छा एकदम कड़ी धूप, तो क्या होता था उसमें से रोशनी आती थी। और हम क्या करते थे, तैयार रहते थे कि जब जैसे रोशनी आएगी तो उसमें हम पाउडर पाउडर होता है ना जो लगाने वाला, उसको जब हम करेंगे तो उसमें से जो हमारी रोशनी है उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। तो यही जो फिनोमिना हम पहले तो जानते नहीं थे, लेकिन जब आप पढ़ें तो समझे कि अरे भाई ये तो हम लोग प्रैक्टिकल किए हुए हैं। तो आप सभी भी प्रैक्टिकल किएगा, खिड़कियों से जब रोशनी आती है या फिर ऐसे छोटे प्लेसों से रोशनी आती है, जब उसमें हम अपने पाउडर या फिर डस्ट पार्टिकल्स को मूव ऑन करवाएंगे उसमें, तो उसमें से छोटे छोटे इफेक्ट दिखने लगते हैं। तो उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बताता हूँ ना क्या, इसका जो सही ऑप्शन है बताऊंगा, लेकिन पहले इसको ये तो देख लें कि क्या है क्या नहीं है। ये बताइए है, ये तो देख सकते कि नहीं देख सकते कि क्या है ऑप्शन की नहीं है ये समझ सकते हैं नहीं समझ सकते हैं। तो दो आप देख सकते होंगे कि दूध का जो है, तो एक जो सोल्यूशन होता है नॉर्मल पानी वाला, तो इसमें टार्च मारते तो पास हो जाता है, लेकिन दूध में नहीं हो पा रहा है, इसमें मिक्सचर मिला हुआ है। अब जैसे सोल्यूशन है वही चीज है, इसमें थोड़ा से अच्छा तरीके से एकदम बना करके एकदम बढ़िया तरीके से, तो जब इसमें लाइट पास करते हो तो इसमें से पास हो जाती है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसी में हम नमक मिला देते हैं और कुछ भी शक्कर को मिला देते हैं, तो यही पास हमको दिखता है कि इसमें कुछ ऑब्जेक्ट पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स इन अ कोलाइड। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। डन। कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, क्योंकि अभी आपका जो कमेंट बॉक्स है नहीं चल रहा है इसमें, है ना। आइए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग, आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं तब तक जलपान कर लूँ। कि विच मेटल इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स एंड हैज द केमिकल सिंबल। ओके, ऐसा कौन सा कॉइन है जिसमें एजी जो सिंबल है पाया जाता है। ओके, एजी, एजी ओजी नहीं है वाला, है ना। एजी मतलब होता है, आप जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें जो साइंटिस्ट हुए थे तो उन्होंने क्या सोचा कि ए बी सी डी रख दे, नाम नहीं ऐसे रख सकते।
तो डाल्टन साहब आए थे, उन्होंने सिंबल के बेसिस पे रख दिया था, प्लस सिंबल और अलग अलग तरीके सिंबल के नाम से। लेकिन इतने सारे सिंबल भी कहाँ से लाते हैं, है ना। तो अब ज़्यादातर लोग साइंटिस्ट जो थे लैटिन साइड के थे, अमेरिका साइड के थे, तो उन्होंने सोचा कि सिल्वर को जैसे बोलते हैं एस, लेकिन सल्फर भी आ गया था। अब सोच रहे थे कि अब हम कैसे करें, गोल्ड भी आ गया था, एजी सिल्वर, है ना, और प्लेटिनियम भी आ गया था, और प्लेडियम भी आ रहा है। तो पहले जैसे 20 एलिमेंट डिस्कस कर लिए, सल्फर वल्फर सिलिकॉन, इनको तो दे दिए थे ऐसे नाम, अब सिल्वर को कैसे दें, है बात कि नहीं बात, कि सिल्वर को हम कैसे नाम दें, क्योंकि बाद में डिस्कवर हुए हैं, जैसे जैसे डिस्कवर होते गए मॉडर्न पीरियड टेबल में सेट करते गए। अब सिल्वर को कैसे दें, तो अब सिल्वर का नाम जो है कैसे करें, है ना। तो सिल्वर को एजी बोलते हैं। अब एजी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, या फिर साइंटिफिक नेम ना कह करके इसको जो लैटिन नेम है, तो इसका अर्जेंटीनम है। क्या है, अर्जेंटीनम है, अर्जेंटिनम। तो अर्जेंटिनम से, तो हम इसको इस अर्जेंटिनम से इसको हम लोगों ने एजी ले लिया, इसको हम लोग लैटिन में सिल्वर को अर्जेंटिनम बोलते हैं, तो इसलिए सिल्वर का जो सिंबल है एजी से डिनोट करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि जो एजी है, एजी ओजी है, एजी, इसको हम किस कॉइन में यूज करते हैं, तो उसको हम चांदी के सिक्के में यूज करते हैं, क्योंकि चांदी को भी हम अर्जेंटिनम बोलते हैं और एजी सिंबल बोलते हैं। ठीक है, आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा एजी है सिल्वर, जिसका जो एटॉमिक नंबर 107 है ना, चलिए 47 एटॉमिक मास है वो। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 17th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन मेटल, इनमें से नॉन मेटल कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है। ओके, ठीक, तो इसका ऑप्शन तो आप सभी बता देंगे चुटकियों में, क्योंकि अभी तक जितनी मैं क्लासेस लिया नॉन मेटल मेटल क्या होता है आपको काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, है ना, प्रॉपर एकदम तरीके से, कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल क्या होती है ना। अब आप इतने तो समझदार होंगे ही कि आप बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नॉन मेटल जो है इसका सही आंसर नॉन नहीं है। नॉन मेटल वो होते हैं जिसमें से जो हम इलेक्ट्रॉन, जिसके पास पैसा उधार है, जो पैसा लिया उसके पास उधारी है, मेरे पास उधारी चढ़ी है, उसको हम नॉन मेटल की कैटेगरी में रखे हैं। तो ऑक्सीजन को 8 में रखते हैं, है ना, जैसे ऑक्सीजन को 8 में रखते हैं, कार्बन को 6 में रखते हैं, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 4 हो जाएगी। कॉपर को भी हम लोग कॉपर का जो क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो 2 4 हो जाता है। ऑक्सीजन को 8 हो जाता है, तो 2 और 6 हो जाता है। तो ये कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन और कॉपर, कार्बन का जो नंबर है वो भी 7 होता है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम लोग 7 में रखते हैं, कार्बन को हम लोग 6 में रखते हैं, है ना, और कॉपर को हम किस में रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका जो ऑप्शन नंबर है सी है, सी। ठीक है, मेटल है, क्योंकि ये इसमें जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन है इसमें 3 पाए जाते हैं। चल क्या नहीं रहा है, चल रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब नॉन मेटल है ना। तो इसमें बोला नॉन मेटल कौन सा नहीं है, तो कॉपर को हम जैसे जानते हैं कि ये मेटल के कैटेगरी के अंदर ही आता है, तो जो कार्बन हो जाता है, इसका जो सही ऑप्शन है कार्बन, कॉपर, इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर सी, कॉपर इसका सही आंसर है। आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्व करने के लिए हम कौन सा सॉल्ट को यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी, डी। ठीक है, अरे ऑप्शन इसका नंबर डी है, सॉरी, ऑप्शन इसका है डी, सोडियम बेंजोनेट। ठीक है दोस्तों, आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने 19th नंबर क्वेश्चन। 19th नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच इज द फॉलोइंग, नहीं सॉरी, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, क्या बोलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा लाया गया था आपको पता है,
अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आप सभी इसका सही आंसर करिएगा। बट मैं इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये बता देता हूँ। आप सभी को पता है क्या एनर्जी ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना कभी मतलब ना हम क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी को, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम एनर्जी को एक फॉर्म से लेकर के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी अ ट्रांसफर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम बाय द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसको हम ना बना सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास का यही आंसर है कि ऑप्शन नंबर ए। इसका जो ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही बना सकते हैं। ओके, इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आखिरी हमारा कि विच एसिड इज फाउंड इन आंट स्ट्रिंग। आंट हमारी चाची नहीं है, ये हमारी चींटी है। तो जो चींटियों में जो उनकी चोंच होती है जहाँ से वो काटती हैं बाइट करते हैं, तो उसमें किस प्रकार का एसिड पाया जाता है ना, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आपको सबको पता होगा कि एसिटिक एसिड तो नहीं हो सकता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में पाया जाता है ना, और सिट्रिक एसिड तो आप सभी को पता होगा कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, संतरा हो गया, टमाटर हो गया और इमली हो गई और अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो इसका एक ही ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी और फॉर्मिक एसिड, है ना। इसका जो सही ऑप्शन होगा फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसे है देखिए, आप सभी को पता होगा कि इसका फॉर्मूला है फॉर्मिक एसिड का कि HCO2H, हम इसको H से भी लिख सकते हैं HCH2O2, गलत नहीं होगा। अगर जैसे आपको चींटी काट ली ना, तो आप क्या कर सकते हैं ये देखिए। आप अगर आपको जैसे चींटी काट लिया, फिर चींटी के डंक मतलब काट लिया, तो तुरंत अप्लाई उसमें करिए बेकिंग सोडा, है ना, जिसको हम लोग इसको अगर साइंटिफिक नेम बोला जाए तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम सोल्यूशन डालिए, जिंक कार्बोनेट डाल दीजिए। तो उसका जो एसिडिक नेचर है, जो पेन जो है वो कुछ हद तक रिलीज हो जाएगा, है ना, और न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पेन कम होगा, इरिटेशन कम होगी। तो कैसा लगा दोस्तों आज की ये हमारी क्लास, है ना। आपको अच्छी क्लास लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये आज हमारे जो बोर्ड है हमारा, इसमें लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, है ना। इसमें से बोल रहा है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होती है उसमें किस एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। तो आप इसका जो आंसर सही आंसर है आप इसका कमेंट बॉक्स में करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।